ये हमारा लेक्चर होगा 5। ये हमारा लेक्चर नंबर कितना होगा? ये हमारा लेक्चर नंबर होगा 4। ये हमारा लेक्चर नंबर होगा 4, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 4, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 4। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? दीवानी राइट्स मिल गया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट मिलने का क्या मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करने लगा था? वास्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने लगा था बंगाल से, क्योंकि सिराजुद्दौला को जो था उनको हरा करके, उनको मार करके मीर जाफ़र बना था नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बना, और क्या क्या उसके बाद फिर शाह आलम टू ने क्या करा? शाह आलम टू ने दीवानी राइट्स दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दिया तो उस टाइम में क्या हुआ कि बंगाल से जो भी रेवेन्यू आता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कलेक्ट करता था, और ये कंपनी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया और ट्रेडिंग रिलेशन किसके साथ बनाना शुरू किया? ब्रिटेन एंड इंडिया के साथ। शुरू में क्या होता था? इनिशियल फेज में कंपनी क्या करता था? बुलियन लाता था, गोल्ड ऑफ बुलियन लंदन से, और यहाँ पे उस बुलियन से सामान खरीदता था। लेकिन जब ये रेवेन्यू कलेक्ट करने लगा बंगाल से, तो उसने क्या करा कि उस बुलियन को भी लाना बंद कर दिया, और उसके बदले में उसने क्या यूज करने लगा? जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ था यहाँ दीवानी राइट से इंडियन रेवेन्यू में, उसी से सामान खरीदने लगा और उसको एक्सपोर्ट करने लगा इंग्लैंड। इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया का जो भी वेल्थ था, जो भी धन था, वो सारा ड्रेन होकर के कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। कंपनी का जो ऑफिशियल था वो नवाब बनना शुरू हुआ। मीनिंग ऑफ नवाब या नबूब्स पहले देखेंगे। मीनिंग ऑफ नवाब या नबूब्स, इसका मीनिंग क्या है? रिचेस्ट पर्सन इन बंगाल वाज कॉल्ड द नवाब। सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है, रिचेस्ट पर्सन इन बंगाल वाज कॉल्ड नवाब। उसको क्या बोलने लगे? नवाब बोलने लगे। इन ए लिटरल सेंस में अगर देखें, इन ए लिटरल सेंस, द हेड ऑफ बंगाल हु हैड ए लॉट ऑफ वेल्थ, द हेड ऑफ बंगाल who had lot of wealth along with well designated power, lot of wealth along with well designated power, along with well designated power and authority was called the Nawab. Power and authority was called नवाब। उसको क्या बोलते थे? नवाब बोलते थे। रिचेस्ट पर्सन इन बंगाल, जो भी सबसे ज़्यादा रिच होगा बंगाल में वही होगा नवाब। लिटरल सेंस में अगर देखें, हेड ऑफ बंगाल वो होता था जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता था, उसके साथ साथ वेल डेजिग्नेटेड, एक अच्छा डेजिग्नेटेड पावर होता था, ऑथोरिटी होता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? नवाब बोलते थे उस टाइम के लोग। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब ऑफ बंगाल वाज फोर्स टू गिव मनी। नवाब ऑफ बंगाल was forced to give money, land and gifts to the official of the company, to the officials of the company। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होगा कि नवाब को फोर्स किया गया कि आप हमें पैसे दो, ज़मीन दो और गिफ्ट दो कंपनी वाले को। बाय एक्सट्रैक्टिंग वेल्थ थ्रू एनी मीन्स, किसी तरीके से क्या करना था? उसके वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करना था। बाय एक्सट्रैक्टिंग वेल्थ थ्रू एनी मीन्स, किसी तरीके से क्या करना था? वेल्थ को
एक्सट्रैक्ट करना था। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी स्टार्टेड बिहेविंग एज नवाब और नबूब्स एज दे कॉल्ड देमसेल्फ। बिहेविंग नवाब और नबूब्स एज दे कॉल्ड देमसेल्फ। वो अपने आप को क्या करने लगा, अपने आप को नवाब बुलाने लगा। ठीक है। करप्शन बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का क्या करप्शन था। करप्शन ऑफ बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? एक कंपनी में क्लर्क था जो कि बैटल ऑफ प्लासी को लड़ने में हेल्प करा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। वही था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मद्रास में जो कंपनी था उसमें एक क्लर्क था। करप्शन बाय रॉबर्ट क्लाइव। क्या करप्शन था रॉबर्ट क्लाइव का? ही वाज ए क्लर्क हु प्रूव्ड हिज एबिलिटी इन साउथ in south by fighting efficiently in the एंग्लो-मैसूर वार जो हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा था, अपना एबिलिटी प्रूव करा था। कैसे? बाय फाइटिंग एफिशिएंटली फाइट करके। ठीक है। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल 2 times। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल 2 times। इसने 2 बार गवर्नर ऑफ बंगाल सर्व किया था। द फर्स्ट बीइंग फ्रॉम, पहला कब से हुआ था? पहला कब से कब तक था? 1758 से 1760 तक। एंड सेकेंड बिगिन फ्रॉम 1764 से 1767 तक। इन 1767 व्हेन क्लाइव वाज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। इन 1767 व्हेन क्लाइव, जब रॉबर्ट क्लाइव को वाज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, जब बंगाल के गवर्नर बनाया गया फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, टू पुट ए चेक ऑन द करप्शन बाय द अदर कंपनी ऑफिसर। टू पुट ए चेक on the corruption by other company officials, जो भी अदर कंपनी ऑफिसर थे उसके ऊपर क्या करा उन्होंने, नज़र रखने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। ही टर्न्ड आउट टू बी बिगेस्ट करप्ट। लेकिन क्या हुआ? ही टर्न्ड आउट टू बी बिगेस्ट करप्ट। वो उनसे भी ज़्यादा करप्ट निकला, बिगेस्ट करप्ट। एंड वाज चार्ज्ड विथ सेवरल केसेस, और उसको सेवरल केसेस के द्वारा चार्ज किया गया। इट वाज लेटर एस्टिमेटेड दैट, बाद में एस्टिमेटेड लगाया गया, इट वाज लेटर एस्टिमेटेड, बाद में एस्टिमेट लगाया गया, that he took away कितना पाउंड, 4,11,2 पाउंड फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से इतना पाउंड ले गया था। सेवरल केसेस वेयर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। सेवरल केसेस वेयर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। इसके खिलाफ बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हुआ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड फाइनली विथ ऑल द प्रेशर
एंड फाइनली with all the pressure he had to commit suicide. He had to commit suicide in 1774. ठीक है, 1774 में क्या करा इन्होंने, सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंपनीज रूल एक्सपेंडेड। कंपनी का रूल क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हुआ। क्या देखेंगे, कंपनी रूल एक्सपेंडेड, कंपनी का रूल धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हुआ। कैसे हुआ कंपनी का रूल एक्सपेंड होना शुरू? आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ओवर बंगाल, आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ओवर बंगाल, बंगाल पे जीत हासिल करने के बाद, आफ्टर गेनिंग हिस्ट्री ओवर बंगाल, द कंपनी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, द कंपनी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, कंपनी क्या हुआ, एक्सपेंड होना शुरू हुआ। कैसे एक्सपेंड होना शुरू हुआ? एक्सपेंडिंग इट्स रूल, अपना रूल को क्या करा, एक्सपेंड करना शुरू करा। बिटवीन 1757 to 1857, आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ओवर बंगाल, द कंपनी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इट्स रूल, अपना रूल को एक्सपेंड करना शुरू किया। बिटवीन किसके किसके बीच में? बिटवीन 1757 to 1857, द कंपनी won over most of the territory, won over most of the territory, most of the territories of India, इंडिया के मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज को कंपनी ने जीत लिया था। इवन दो द कंपनी डिड नॉट यूज मिलिट्री पावर डायरेक्टली, इवन दो कंपनी डिड नॉट यूज मिलिट्री पावर डायरेक्टली, मिलिट्री पावर डायरेक्टली वो मिलिट्री पावर को यूज नहीं करता था। ऑन एनी अननोन टेरिटरी, ऑन एनी अननोन टेरिटरी, कोई भी अननोन टेरिटरी पे कंपनी क्या करता था, कभी डायरेक्टली मिलिट्री पावर को यूज नहीं करता था। टू गेन कंट्रोल ओवर टेरिटरी, टू गेन कंट्रोल, उसके कंट्रोल को गेन करने, टू गेन कंट्रोल ओवर टेरिटरी, टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री पावर यूज नहीं करता था कंपनी। क्या यूज करता था? इट यूज डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज, क्या यूज करता था? डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल मेथड एंड इकोनॉमिक वेज, पॉलिटिकल मेथड एंड इकोनॉमिक वेज टू एनेक्सर economic ways to annex the rule, annex states, स्टेट को कब्जा करने के लिए वो क्या यूज करता है? डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल मेथड और इकोनॉमिक वेज। ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी वेयर फॉलोड विद द, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करता था? द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी were followed with the, कैसे इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को फॉलो करता था? कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंस, दो तरीके से ये करता था। क्या करता था? एक तो एक रेसिडेंट को अपॉइंट करता था, कंपनीज अपॉइंट देयर रेसिडेंट। दूसरा कैसे यूज करता था? सब्सिडरी अलायंस, एक सब्सिडरी
संधि बनाता था। ठीक है, अब कंपनी कैसे अपॉइंट करता था रेसिडेंट को, अपने रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट करता था कि फॉलोइंग द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर को फॉलो करते हुए, फॉलोइंग द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर को फॉलो करते हुए 1764 इंडियन स्टेट्स वेयर असाइंड रेसिडेंट बाय द कंपनी। इंडियन स्टेट क्या हो गया, इंडियन स्टेट्स वेयर असाइंड रेसिडेंट बाय द कंपनी, रेसिडेंट बक्सर के बाद रेसिडेंट बाय द कंपनी, कंपनी के थ्रू इंडियन स्टेट को एक रेसिडेंट असाइन होते थे। ठीक है, उसका रोल क्या था, देयर रोल एज कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट, देयर रोल एज कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट, उसका रोल क्या था, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट की तरह। वाज टू रिप्रेजेंट एंड एडवांस द कंपनी इंटरेस्ट, जो कि वाज टू रिप्रेजेंट, पॉलिटिकल एजेंट वाज टू रिप्रेजेंट एंड एडवांस द कंपनी इंटरेस्ट एंड एडवांस द कंपनी इंटरेस्ट, जो भी कंपनी का इंटरेस्ट होता था, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर कॉमर्शियल हो, उसी को क्या करता था वो जो रेसिडेंट, उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर के बाद रेसिडेंट एक कंपनी एक स्टेट में अपना एक क्या किया था, रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, वो रेसिडेंट का क्या काम था कि जो भी कॉमर्शियल या पॉलिटिकल, वो किस तरह से काम करता था, कॉमर्शियल या पॉलिटिकल एजेंट जो कि कंपनी के इंटरेस्ट में काम कर रहा है, उसी को वो एडवांस करता था, उसी को वो इन्हांस करता था। ठीक है, ऑफिसर्स फ्रॉम द कंपनी स्टार्टेड मेडलिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट, जो भी ऑफिसर्स था कंपनी का, ऑफिशियल्स फ्रॉम द कंपनी officials from the company started meddling in the internal affair, started meddling in the internal affairs of Indian state, meddling in the internal affair of इंडियन स्टेट्स के जो भी इंटरनल अफेयर होते थे, उसमें भी कंपनी के ऑफिसर्स थे, उसमें भी वो दखलंदाजी करता था। थ्रू द रेसिडेंट एंड द इंफॉर्मेशन दे कलेक्टेड वाज गिवन टू द कंपनी, थ्रू द रेसिडेंट एंड द इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन मिलता था रेसिडेंट को, दे कलेक्टेड, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता था रेसिडेंट को, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता था रेसिडेंट को, वाज गिवन टू द कंपनी, वो कंपनी को देता था, वाज गिवन टू द कंपनी, वो कंपनी को पहुंचा देता था। दिस रेसिडेंट वेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यही रेसिडेंट क्या था, रिस्पॉन्सिबल था, दिस रेसिडेंट was also responsible for these residents were also responsible for safeguarding the political and economic interests, safeguarding the political and economic इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट था कंपनी का, उसको ये सेफ गार्ड करता था, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इस तरीके से क्या करता था, वो एक रेसिडेंट को क्या करता था, कंपनी अपॉइंट देयर रेसिडेंट। अब सब्सिडरी अलायंस कैसे वो करता था, द सब्सिडरी अलायंस वाज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गेव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द सब्सिडरी अलायंस, दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको, The subsidiary alliance was a contract that gave
was a contract that gave the British ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट, जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट था उसको क्या करता था, एक संधि बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता था। इट ऑल्सो हैड ए सिग्निफिकेंट पावर ओवर द इंडियन किंगडम स्टेट्स, पावर ओवर द इंडियन किंगडम्स। उसके बाद इसका और क्या काम था सब्सिडरी अलायंस का। इट ऑल्सो हैड ए सिग्निफिकेंट रोल द ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। इट ऑल्सो हैड ए significant role in the British Empire establishment in इंडिया। ये क्या करा है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया पूरा इंटायर एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए। कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया? द ब्रिटिश आर्मी वाज टू बी मेंटेन्ड बाय द नेटिव रूलर्स। ब्रिटिश आर्मी क्या करता था ये कि कोई भी मान लिया जाए अगर मराठा है, मान लिया जाए कि ये प्रिंसली स्टेट है, अब इसके ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अलायंस बना लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और उस अलायंस में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलेगा उस टाइम में कि हम आपका रक्षा करेंगे, लेकिन उसके बदले में क्या होगा कि हम अपना मिलिट्री रखेंगे आपके पास और उस मिलिट्री को खर्च आप देंगे, ठीक है। और वो खर्च इतना होता था 10 times मोर देन व्हाट दे हैड स्पेंट ऑन देयर ओन आर्मी। अगर ये प्रिंसली स्टेट 10 रुपये स्पेंड कर रहा था अपने आर्मी के ऊपर, अपना जब उसका आर्मी था, तो जब ब्रिटिश ने अलायंस बना करके अपना आर्मी भेजा तो वो 10 times ज़्यादा लग रहा था उसको पे करने में, 10 times मोर, 10 times ज़्यादा लग रहा था उस आर्मी को पे करने में। और इसीलिए क्या हुआ कि नेटिव रूलर्स जो है वो इनकेपेबल हो जाता था अमाउंट को पे करने में, जिसके कारण क्या होता था कि उसके आधे टेरिटरीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेता था। ये था उसका सब्सिडरी अलायंस ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। ब्रिटिश क्या करता था, ब्रिटिश आर्मी वाज टू बी मेंटेन्ड बाय द नेटिव रूलर्स, जो भी नेटिव रूलर्स था वो क्या करता था, ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करता था एट द अमाउंट ऑफ 10 times मोर, 10 times more than what they had to spend on their own army, more than what they have to spend on their own army। अपने आर्मी को जो वो पे करता था उससे 10 गुना ज़्यादा लगता था उसको मेंटेन करने में, ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने में। किसी केस में अगर these native rulers were incapable of paying the amount, अगर वो इनकेपेबल होता था कोई भी रूलर्स उसको पे करने में, पेइंग द अमाउंट को पे करने में, half of the territories of the concerned state, नीचे लिख देते हैं, of the
कंसर्न स्टेट, हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट्स वेयर कैप्चर्ड, उस क्या करता था, कैप्चर्ड कर लेता था बाय द कंपनी के द्वारा, बाय द कंपनी। हाफ ऑफ द स्टेट्स वेयर कैप्चर्ड बाय द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, इन द इंस्टेंट विद द अवध एंड हैदराबाद, इन द इंस्टेंस विद द अवध एंड द हैदराबाद, अवध और हैदराबाद की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी का अगर हम लोग देखें, बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैटल ऑफ प्लासी को एक बार ठीक से देख लेना है। अब क्या क्या था जो कि अगर हम लोग समरी बनाए, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, अगर हम लोग एक समरी बनाए कैसे एक्सपेंशन हुआ, समरी एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, तो क्या करता था, पहला पॉइंट क्या है, नो एक्सर्शन ऑफ मिलिट्री पावर डायरेक्टली ओवर अननोन टेरिटरी, अननोन टेरिटरीज के ऊपर क्या था, कोई डायरेक्ट मिलिट्री पावर नहीं एग्जर्ट करता था। दूसरा, यूजेज ऑफ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेज, यूजेज ऑफ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेज टू एनेक्स स्टेट को हथियाने के लिए क्या करता था, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे का उपयोग करता था। अपॉइंटमेंट रेसिडेंट, अभी हमने समझाया है ऊपर, अपॉइंटमेंट रेसिडेंट्स, मेडल इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट, इंटरनल अफेयर, स्टेट के इंटरनल अफेयर में टांग अड़ाना, मेडलिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट, इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। पांचवा क्या था, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस से क्या करता था, ये दूसरे के ऊपर कैप्चर करता था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, टीपू सुल्तान, मैसूर वार विद मराठा, द क्लेम टू पारामाउंटेसी। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पहला देखेंगे टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, दूसरा देखेंगे मैसूर वार, तीसरा देखेंगे वार विद मराठा, उसके बाद चौथा देखेंगे द क्लेम टू पारामाउंटेसी, पारामाउंटेसी का क्या मतलब है, सुप्रीम पोजीशन। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।